बच्चों अब हमें गॉस लॉ स्टार्ट करना है, और गॉस लॉ स्टार्ट करने से पहले हमें फ्लक्स पढ़ना पड़ेगा, और फ्लक्स पढ़ने से पहले आपको एरिया के बारे में पता होना चाहिए। तो एरिया वैसे आप जानते हो, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है ना, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वो यहाँ पे हमें यूज लेना पड़ेगा। अभी तक आप एरिया को स्केलर की तरह यूज करते आए हो, लेकिन रियलिटी में एरिया जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। तो इस बात को अच्छे से आपको समझना चाहिए। तो देखो, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब एरिया का मैग्नीट्यूड है, और एरिया का डायरेक्शन भी है। तो एरिया का मैग्नीट्यूड क्या है, एरिया का डायरेक्शन क्या है, वो हम देखते हैं और उसको समझते हैं। तो देखिए, वन बाई वन करके मैं आपको समझाता हूँ। अब मैग्नीट्यूड तो आपने निकालना सीखा हुआ है, एरिया का मैग्नीट्यूड आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ चुके हैं ना। डायरेक्शन क्या होती है, उसके डायरेक्शन की हम बात करते हैं। ठीक, तो आप लोग ऊपर हेडिंग डाल लेंगे अब, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर है ना, एरिया वेक्टर। ठीक, तो आपको मैं वैसे बता दूं कि एरिया कैसी क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। यानी उसके पास दोनों मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है ना। अभी तक आप मैग्नीट्यूड की तरह पढ़ते रहे, एरिया को स्केलर मानते थे, लेकिन अब आपको यहाँ पे एरिया को वेक्टर मान के ही काम चलेगा, है ना। एरिया का मतलब जो रियल क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। ये आपको मैथ्स में प्रूव भी कराया जाएगा बाद में। ठीक, अभी तो आप इसका लिख लें, जैसा मेरे को याद है वो आप ऐसे याद कर लें और इसको लिख लें, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी that is it has both magnitude as well as direction, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, है ना। अब इसकी मैग्नीट्यूड तो आप निकालना जानते हो, जैसे सर्कल का एरिया बोला तो आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो पाई आर स्क्वायर, या रेक्टेंगल बोला जाए तो आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो लेंथ इंटू ब्रेथ, या सरफेस एरिया बोला जाए स्फेयर का तो उसका ही मैग्नीट्यूड पता है आपको, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। अभी तक बहुत सालों से आप बहुत प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने इनका यूज किया हुआ है ना। डायरेक्शन के बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, है ना। डायरेक्शन कहाँ होगी ये हम समझते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे इस बात को भी कि एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द एरिया, सरफेस एरिया होता है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इस इट्स डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, है ना, नॉर्मल टू द नॉर्मल टू द नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस एरिया। अब ये क्यों मैं बोल रहा हूं कि नॉर्मल टू द सरफेस एरिया क्यों होता है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों। जैसे ये मेरा पाम है ना, तो ये पाम एक एरिया को बता रहा है ना, 2 डायमेंशन में आपको एरिया बता रहा है। अब इस पे आप एक नॉर्मल लगा लें, जैसे ये पेन, तो ये जो मेरा पाम एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है उससे ये जो नॉर्मल है, जो ये पेन दिखाई दे रहा है ये आपको, ये इसका डायरेक्शन है। अब ये क्यों हो डायरेक्शन है तो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आप देखो, आप एरिया को कैसे भी रोटेट करो, ओरिएंट करो, इसका जो रोटेशन है या ओरिएंटेशन है ये कौन बता रहा है बच्चों, नॉर्मल। अगर मान लीजिए मैंने अपने हाथ को, एरिया को थीटा डिग्री एंगल पे रोटेट किया, तो ये थीटा डिग्री एंगल मुझे कौन बता रहा है, भाई आपका जो नॉर्मल है वो भी तो थीटा डिग्री एंगल रोटेट हुआ। ये जो नॉर्मल है, अगर मेरा जो एरिया है वो अगर थीटा डिग्री रोटेट हुआ तो ये नॉर्मल भी थीटा डिग्री रोटेट हुआ अपनी इनिशियल पोजीशन से। तो इसका मतलब अगर आप इस परपेंडिकुलर को डायरेक्शन मानते हो तो ये इस एरिया का ओरिएंटेशन दे सकता है। इसलिए जो नॉर्मल टू द सरफेस होता है उसको हम एरिया का डायरेक्शन मानते हैं ना बच्चों। तो इस बात को यहाँ लिख भी लेते हैं, इस डायरेक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस area because it gives an idea, because it gives an idea about
आइडिया अबाउट ओरिएंटेशन, आइडिया अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ द एरिया। एरिया का ओरिएंटेशन कैसा है ये उसका नॉर्मल बता सकता है ना। तो हमें एरिया का ओरिएंटेशन के लिए नॉर्मल बनाना जरूरी होता है। तो नॉर्मल ही उस सरफेस एरिया की क्या हो जाएगी बच्चों, डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक, तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा। अब ये जो एरिया है जिसकी वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी डायरेक्शन भी है, ये जो एरिया है ये दो प्रकार के होते हैं और उनके लिए हमें डायरेक्शन लिखना, डायरेक्शन बनाना आना चाहिए, है ना। तो ये दो प्रकार के एरिया कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरिया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरिया। अब ये दो टाइप के जो एरिया हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला, फर्स्ट इज ओपन एरिया, है ना बच्चों, ओपन एरिया। अब ये ओपन एरिया का मतलब क्या होता है भाई, आप यहाँ पे देखें तो ओपन एरिया का मतलब होता है जैसे 2D एरिया है जो, जिनको आप लेमिना भी बोलते हो, है ना, जिनकी थिकनेस नहीं होती, सिर्फ 2D स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे सर्कल, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो ये सर्कल, ये सर्कल कैसा एरिया है बच्चों, सर्कल का जो एरिया वो कैसा एरिया है, ओपन एरिया है ना। जैसे कि आपका रेक्टेंगल या स्क्वायर, ये जो एरिया है ये आपका ओपन एरिया है। ठीक, जैसे ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो आपका ओपन एरिया है ना। लेमिनास जितने भी हैं जिनकी थिकनेस 0 होती है उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ओपन एरिया, ओपन एरिया। ठीक, अब इसमें आप ध्यान दें तो ये जो ओपन एरिया होते हैं, जैसे ये मेरा हाथ, ये जो पाम मैंने अभी आपको बोला, तो ये भी एक ओपन एरिया ही है ना। अगर मैं थिकनेस 0 कर लूं तो देखो इसकी दो पॉसिबल डायरेक्शन है, क्योंकि डायरेक्शन तो एरिया का नॉर्मल है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। तो एक ये है डायरेक्शन जो ऊपर की तरफ है और एक डायरेक्शन बच्चों नीचे की तरफ है, दोनों ही तो परपेंडिकुलर है। आप ऊपर वाला डायरेक्शन लो तो वो भी परपेंडिकुलर है, नीचे वाला डायरेक्शन लो तो वो भी परपेंडिकुलर है। मतलब ये जो ओपन एरिया होते हैं इनके दो डायरेक्शन हो सकते हैं। जैसे सर्कल के लिए देखें आप, तो ये सर्कल को अगर मैंने ऐसे रख दिया तो इसका नीचे भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है और ऊपर भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। तो ओपन एरिया की कितनी पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती है बच्चों, दो पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती है, एक ऊपर एक नीचे। अगर इसमें देखें तो एक आपकी तरफ और एक इस पेपर के अंदर की तरफ, है ना, एक बाहर की तरफ और एक पेपर के अंदर की तरफ। तो दो परपेंडिकुलर हो सकते हैं, मतलब दो डायरेक्शन पॉसिबल है। अब जैसे कि मान लीजिए ऊपर वाला आप ले रहे हो तो इसका जो एरिया वेक्टर लिखोगे, एरिया वेक्टर वो क्या लिखोगे बच्चों, अगर इसकी रेडियस आर है तो इस एरिया का मैग्नीट्यूड हो गया पाई आर स्क्वायर, और ऊपर वाली डायरेक्शन अगर वाई एक्सिस है तो इसको हम लिख लेंगे जे कैप। वैसे ही आप इसके नीचे वाले एरिया वेक्टर को क्या लिख सकते हैं बच्चों, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड, और नीचे की तरफ है तो माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। तो ये हो जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर जे कैप, है ना। तो इस तरीके से आप एरिया वेक्टर लिखते हो, तो उसका मैग्नीट्यूड भी लिखना है और उसका डायरेक्शन भी लिखना है। अब आपको जब सवाल आएगा ना बच्चों, तो आप कोई भी एक डायरेक्शन चूज कर लो, आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो कोई भी एक डायरेक्शन, चाहे ऊपर वाली चूज कर लो चाहे नीचे वाली चूज कर लो, अगर आपका ओपन एरिया है, और उसको यूज कर लो क्वेश्चन में, ठीक है ना। लेकिन उस पूरे क्वेश्चन में आप दोबारा डायरेक्शन नहीं बदल सकते। अगर आपने एक बार ऊपर मान लिया तो पूरे प्रॉब्लम में, पूरे क्वेश्चन में आपको वही डायरेक्शन मान के चलनी पड़ेगी, वहां पे चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर दूसरा प्रॉब्लम है तो फिर उसमें आप चेंज कर सकते हो। तो आप इस बात को याद रखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओपन एरिया जो है इट हैज टू पॉसिबल डायरेक्शन, ओपन एरिया के पास टू पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती हैं, टू पॉसिबल डायरेक्शन, टू पॉसिबल डायरेक्शंस, ठीक है। एंड कंसीडर, एंड कंसीडर वन डायरेक्शन, आपको एक डायरेक्शन कंसीडर करना है, वन डायरेक्शन एज एरिया वेक्टर, उसी को एक डायरेक्शन चूज करना, उसको आप एरिया वेक्टर ले सकते हो। तो आपकी मर्जी है आपको कौन सी डायरेक्शन चूज करना है ना, उसमें सवाल पे दिक्कत नहीं आती। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी ये बात, है ना। एंड कंसीडर वन डायरेक्शन, एंड कंसीडर वन डायरेक्शन एज एरिया वेक्टर फॉर वन क्वेश्चन, फॉर वन क्वेश्चन, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए या एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आप एक एरिया वेक्टर को, एक डायरेक्शन को आप उसका एरिया वेक्टर मान सकते हैं ना। कौन सा मानना है ये आपकी मर्जी है, आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात
क्लियर होगी। वैसे आप रेक्टेंगल के लिए लिख सकते हैं, वैसे आप ट्राइंगल के लिए लिख सकते हैं। अब जो हमारा दूसरे टाइप का एरिया होता है, सेकंड टाइप का एरिया, वो होता है क्लोज्ड एरिया। क्लोज्ड एरिया। अब ये बच्चों क्लोज्ड एरिया किस टाइप के होते हैं, देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक सिलेंडर है, तो ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस का कर्व सरफेस है और यहाँ पे ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो अगर आप इसको हॉलो स्फीयर मान लो, हॉलो सिलेंडर मान लो, तो ये जो हॉलो सिलेंडर है इसके कितने एरिया है बच्चों, इसका जो एरिया है वो क्लोज है चारों तरफ से, ये सर्कल वाला एरिया और ये कर्व सरफेस एरिया है ना, तो ऐसे एरिया को हम क्लोज एरिया बोल सकते हैं जो अपने अंदर वॉल्यूम इंक्लोज करते हैं, है ना। क्या इंक्लोज कर सकते हैं, वॉल्यूम। जैसे आपका ये क्यूब, क्यूब, तो ये जो आपका क्यूब होता है या क्यूबॉइड होता है, ये भी आपका कैसा सरफेस है बच्चों, क्लोज्ड, क्लोज्ड एरिया है, क्लोज्ड सरफेस है, क्योंकि ये भी अपने अंदर क्या इंक्लोज करता है बच्चों, वॉल्यूम। वैसे ही आपका स्फीयर, स्फीयर हॉलो स्फीयर मान लो, तो ये भी अपने अंदर क्या इंक्लोज करता है बच्चों, सरफेस इंक्लोज करता है, वॉल्यूम इंक्लोज करता है ना। सरफेस एरिया यहाँ पे क्या इंक्लोज कर रहा है, वॉल्यूम। तो ये भी आपका एक प्रकार का क्लोज्ड एरिया है। लेकिन क्लोज्ड एरिया में आप हमेशा याद रखेंगे कि एक ही डायरेक्शन होती है बच्चों। जैसे ओपन एरिया में दो पॉसिबल डायरेक्शन थी, क्लोज्ड एरिया में दो पॉसिबल डायरेक्शन नहीं होती। वो नॉर्मल तो रहेगी बट एक ही नॉर्मल होगी, वो हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होती है। जैसे इसके लिए अगर हम देखें सिलेंडर के लिए, तो ये जो आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, इसके इनवर्ड नॉर्मल नहीं होगी, मतलब आपका अंदर की तरफ नॉर्मल एरिया वेक्टर नहीं है, इसमें आपका आउटवर्ड नॉर्मल। तो देखो ये परपेंडिकुलर बनाओ और आउटसाइड बनाओ, तो ये सिलेंडर के इस वाले फेस पर ये आपका एरिया वेक्टर है, इस वाले फेस पर आउटवर्ड नॉर्मल, तो इधर बनाना पड़ेगा। तो ये और कर्व्ड सरफेस पे देखो आप ऐसे बाहर की तरफ नॉर्मल। तो हमेशा याद रखना क्लोज्ड एरिया में जो एरिया वेक्टर होता है उसकी एक ही डायरेक्शन होती है, दैट इज आउटवर्ड नॉर्मल, है ना बच्चों। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि इट हैज, क्लोज्ड एरिया हैज ओनली वन डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज आउटवर्ड नॉर्मल, जो कि आउटवर्ड नॉर्मल है स्ट्रक्चर से बाहर की ओर, अंदर की तरफ नहीं, है ना। क्लोज्ड एरिया में सब, ओपन एरिया में दो होते हैं बट क्लोज्ड एरिया में एक ही होता है, ये कन्वेंशन है, ऐसा ही हमने माना हुआ है। जैसे क्यूब है तो ऊपर वाले सरफेस में देखो नॉर्मल ऊपर की तरफ, अंदर नहीं करना है, उसको बाहर की तरफ रखना है। जैसे इस वाले फेस पे राइट की तरफ, इस वाले फेस पे लेफ्ट की तरफ, नीचे वाले फेस पर बॉटम की तरफ, इस पर बच्चों बाहर की तरफ, और अंदर वाले फेस पर अंदर की तरफ, इनवर्ड, है ना। वो ये जो पेपर है उसके अंदर की तरफ पीछे वाले फेस, और फ्रंट वाले पर ऊपर की तरफ, आगे की तरफ या हमारी तरफ, है ना। वैसे इस स्फीयर में आप देखो ये आउटवर्ड नॉर्मल, ये आउटवर्ड नॉर्मल, ये आउटवर्ड नॉर्मल, इस तरीके से एरिया। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एरिया चाहिए तो आपको वहां से रेडियल डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो वो आउटवर्ड नॉर्मल हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से क्लोज सरफेस एरिया का डायरेक्शन बताया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दो प्रकार के एरिया होते हैं, एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है और जो सरफेस एरिया उससे नॉर्मल ही हम उसकी डायरेक्शन मानते हैं। ओपन एरिया में दो पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती है, तो किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन के लिए आप कोई एक डायरेक्शन चूज कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो, है ना। बस उस क्वेश्चन में बदलना नहीं है, दूसरा क्वेश्चन में आप वो डायरेक्शन चाहो तो बदल भी सकते हैं। लेकिन क्लोज्ड एरिया में आपकी एक ही पॉसिबल डायरेक्शन है, दो डायरेक्शन नहीं होती है, वो भी नॉर्मल होती है बट इसमें आउटवर्ड नॉर्मल होती है, कभी भी इसमें डायरेक्शन हम इनवर्ड नॉर्मल नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार के एरिया और एरिया वेक्टर कैसा होता है ये आपको समझ में आया होगा बच्चों, है ना। अब जैसे कि यहाँ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, इसमें भी चेंज हो रही है, और इसमें भी कर्व्ड सरफेस और इसमें एरिया की डायरेक्शन में अंतर है ना। और आपका ये जो एरिया थे ये रेगुलर एरियाज थे जो आप जानते हो। मान लो आपके पास ऐसी सरफेस है जिसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला आपको नहीं पता है, कोई भी ऐसा आड़ा तिरछा आपका ऐसे एरिया है, तो उसका फिर एरिया वेक्टर कैसे लिखेंगे हम। तो फिर आपको उसमें स्मॉल अमाउंट का एलिमेंट मानना पड़ेगा, एक आपको बच्चों क्या मानना पड़ेगा, डीएस एलिमेंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया। फिर उसको इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, अगर इरेगुलर एरिया है और लगातार डायरेक्शन चेंज हो रही है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, गॉस लॉ में, है ना। तो हम स्मॉल अमाउंट का एलिमेंटल एरिया मानेंगे और उससे मान लीजिए कि ऐसा नॉर्मल डायरेक्शन में एन कैप, नॉर्मल डायरेक्शन में एक नॉर्मल है ना,
जो डीएस के परपेंडिकुलर है, पूरे एरिया के परपेंडिकुलर नहीं, सिर्फ जो हमने छोटा सा एक एरिया का एलिमेंटल क्रॉस सेक्शन माना है डीएस, उसका मैग्नीट्यूड छोटा सा एलिमेंटल एरिया डीएस है, तो उसके परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर, उसको हम एन कैप बोल रहे हैं, उसको एन कैप बोल रहे हैं। तो इसका जो छोटा सा एरिया है डीएस वेक्टर, उसको हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड मतलब डीएस, और डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज कर लेंगे बच्चों, एन कैप, नॉर्मल का यूनिट वेक्टर, है ना। तो इस तरीके से आप जब इरेगुलर एरिया होंगे या डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहे होंगे, तो आप फिर एलिमेंटल एरिया लोगे, है ना, और फिर बाद में हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें टोटल एरिया पता चल जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा, और कैसे सॉल्व करना है अगर आपका इरेगुलर एरिया है ये भी आपको समझ में आया होगा ना। तो एलिमेंटल एरिया लेके चलना है, तो उसको हम लिखेंगे ds वेक्टर इज इक्वल्स टू ds इनटू n कैप। n कैप इज द नॉर्मल परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, है ना, यूनिट वेक्टर अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन नॉर्मल टू द ds सरफेस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों, और ये पॉइंट आपको ऐसे ही याद रखना है कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको एरिया स्केलर नहीं लेना है, अब आपको एरिया वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करना है।